हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स अड्डा 247। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है हमारा मनी और बैंकिंग है बच्चा, और मनी और बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा हमारे मनी और बैंकिंग में से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और इनका आंसर हमें किस तरह से करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन बच्चा मनी और बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, और सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली बात तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चा वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर। जैसे हमने नेशनल इनकम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो टेक्निक यूज करी थी ना, वही टेक्निक हमें इसमें भी यूज करनी है। यानी क्वेश्चन पढ़ा, अब हमें 30 सेकंड आराम से सोचना है कि मनी मल्टीप्लायर है क्या। एक एक वर्ड, एक एक लाइन हमें आराम से बनानी है, एंड देन हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर हमने फ्रेम किया है उसको हम लोग क्या करेंगे, हमारी नोटबुक में उतार लेंगे। तो सोचना है बच्चा मनी मल्टीप्लायर क्या है आपके पास। 30 सेकंड से आराम से सोचो। ओके ओके, सो हमारा टाइम अप हो चुका है। ठीक है, आई होप सो कि सभी बच्चों ने सोच लिया होगा कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है ना। आई होप सो कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है ये सबने सोच लिया होगा। सो मनी मल्टीप्लायर क्या है? अगेन, जब क्रेडिट क्रिएशन होता है तब मैम मनी मल्टीप्लायर का यूज होता है। मनी मल्टीप्लायर क्या कहता है कि इनिशियल डिपॉजिट जो हुआ है उससे इकोनॉमी में कितने टाइम मनी क्रिएट होगी, ये बताता है बच्चा मनी मल्टीप्लायर। It refers to measurement of a total money created by the bank in a form of deposit from each unit of the initial deposit. Initial deposit से each unit of initial deposit है बच्चा, इससे बैंक कितने टाइम मनी क्रिएट करेगा, इसी को मेजर करता है बच्चा मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल सा है, 1 में एल आर आर। एल आर आर हम लोग किसको कहेंगे? एल आर आर होता है मैम हमारा लीगल रिजर्व रेशो, है ना। लीगल रिजर्व रेशो आप बता सकते हो वेयर, नीचे लिख के लीगल रिजर्व रेशो। आप इसको विद एग्जांपल भी समझा सकते हो। विद एग्जांपल आप इसको कैसे समझाओगे? जैसे सपोज दैट कि इनिशियल डिपॉजिट बच्चा, मान लो कि अगर क्वेश्चन जैसे ये तो 1 मार्क्स का आ गया तो इतने में सफिशिएंट हो जाएगा, वहीं ये 3 मार्क्स का आ गया तो आपको विद एग्जांपल इसको समझाना है। वैसे तो ये 3 मार्क्स में आएगा नहीं, 3 मार्क्स में आपके क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है, पर इसको फिर भी समझ लेते हैं। मान लो कि इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 1000 है। एल आर आर कितना है? इकोनॉमी में एल आर आर या सी आर आर है बच्चा आपका कितना? 10%। 10% आपका एल आर आर है, तो हमारा मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल है, ये हमारा फॉर्मूला है 1 में एल आर आर, है ना। 1 में एल आर आर, तो 1 में आ गया हमारे यहाँ पे 10। 10 मल्टीप्लाई 100, है ना। तो इसको इससे डिवाइड करा तो कितना आ गया? 10 टाइम्स। यानी कि ये 10 टाइम्स इनिशियल डिपॉजिट 1000 है, और पूरी इकोनॉमी में कितने टाइम्स मनी मल्टीप्लाई होगी, यानी टोटल मनी क्रिएट कितनी होगी? 10 टाइम्स मनी क्रिएट होगी बच्चा। और ये जो 10 टाइम्स निकला है वो क्या हो गया? हमारा मनी मल्टीप्लायर हो गया। पहला क्वेश्चन क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को? जल्दी से कमेंट करके बता दो। पहला पहला क्वेश्चन क्लियर है? ओके बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? What is a barter system? What are its drawback? अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्लीज एलिब्रेट द लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम। ठीक है, कुछ ऐसा भी आ सकता है कि बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन क्या है। आराम से सोचो, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार रिपीट भी होता है बच्चा ये क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर करके बता दो मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा। हम्म, आराम से सोच के आंसर कर दो इसका। ओके, तो सबने सोच लिया? सबने सोच लिया? आई होप सो कि सारे स्टूडेंट्स ने सोच लिया होगा कि क्या आंसर होगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम बार्टर सिस्टम की बात करेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या है।
गुड्स का एक्सचेंज गुड्स से होता है तो वो मैम बार्टर सिस्टम है ना। अभी करंट की सिचुएशन ये है, मतलब करंट सिनेरियो में क्या होता है, अगर हम गुड्स और सर्विसेज लेते हैं तो बदले में हम लोग क्या एक्सचेंज करते हैं बच्चा, बदले में हम लोग मनी को एक्सचेंज करते हैं। बट बार्टर सिस्टम में मैम ऐसी इकोनॉमिकल सिस्टम है जिसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज से ही होता है। ये हो गया बार्टर सिस्टम, और इस इकोनॉमी को बच्चा बार्टर इकोनॉमी भी कहते हैं, सी टू सी इकोनॉमी यानी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी भी कहते हैं। इसके अलावा ड्रॉबैक्स देखो, बार्टर सिस्टम के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, यहाँ पे बच्चा कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होनी चाहिए, है ना। जैसे एक पर्सन को जो वांट है वैसी की वैसी वांट दूसरे पर्सन को भी होनी चाहिए, यानी एक पर्सन के पास जो गुड्स है उसकी वांट दूसरे पर्सन के पास होनी चाहिए, दूसरे पर्सन को उसकी वांट होनी चाहिए, और दूसरे पर्सन को जो गुड्स है वो वांट पहले पर्सन के पास होना चाहिए, यानी जो वांट्स का कोइंसिडेंस है वो होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पहला तो यही ड्रॉबैक हो गया कि डबल कोइंसिडेंस हर जगह नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस हो गया, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया, है ना, कि हम लोग वैल्यूज को ज्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते। इसके अलावा जो डेफर्ड पेमेंट है, फ्यूचर डेफर्ड पेमेंट नहीं हो सकता। ये सारे क्या है बच्चा, इसके ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिलते हैं। चलो एक एक करके हम लोग इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन विच वन कमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर अनदर कमोडिटी। एक कमोडिटी को हम लोग दूसरी कमोडिटी से क्या करते हैं बच्चा, एक्सचेंज करते हैं, दैट इज अ बार्टर सिस्टम। ड्रॉबैक्स क्या क्या होंगे अगर हम लोग देखें तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, ठीक है, कि दोनों का जो कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड है उसका लैक ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। भाई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, जैसे एप्पल है, एप्पल का यूनिट ऑफ वैल्यू अलग होगा बार्टर सिस्टम में। ऐसे बच्चा वीट है, वीट का मेजरमेंट यूनिट अलग होगा, कोई एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू तो है ही नहीं। जैसे अगर हमें कोई गुड्स और सर्विसेज अभी खरीदने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मनी पे करते हैं। कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीदनी है तो हमारा कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है मनी, बट उस टाइम कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं होती थी, इससे जो ट्रेड है वो ढंग से नहीं हो पाता था। नेक्स्ट है बच्चा डिफिकल्टी इन अ फ्यूचर पेमेंट, या फिर अगर हम कहें कि डेफर्ड पेमेंट जो है वो यहाँ पे उसका लैक भी देखने को मिलता है, फ्यूचर में पेमेंट नहीं हो सकता। किस बेसिस पे फ्यूचर में पेमेंट करें, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के बेसिस पे फ्यूचर में पेमेंट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्टी ऑफ अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसके अलावा वैल्यू को स्टोर करना, इसमें भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। आप कितने टाइम तक गुड्स और सर्विसेज को बच्चा अपने यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। जैसे आपने वीट स्टोर कर लिया या फिर कोई भी एप्पल स्टोर कर लिया, तो वो कितने टाइम तक स्टोर होगा आपके पास, बहुत कम टाइम तक, क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है वो कम होती है ना। या फिर ट्रांसफर करते हैं वैल्यू में, इसमें भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हमें बताते हैं बार्टर सिस्टम के, और ये सारे ड्रॉबैक्स से ही मनी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था बच्चा इकोनॉमी में। बार्टर सिस्टम क्या है और बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस कौन कौन सी है बच्चा, ये हमने देखा। बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस क्या क्या हैं ये हमने देखा। क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, क्लियर हो गया है ना, इजी है और क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ अ मनी सप्लाई इन इंडिया। अल्टरनेटिव डेफिनेशन कौन सी है बच्चा मनी सप्लाई की, जल्दी से बता दो इसका आंसर। चलो 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 जल्दी से सोचो इसको, 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, एंड देन आपको क्या करना है, आंसर देना। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा इजी है। मनी सप्लाई का क्वेश्चन है बच्चा। अल्टरनेटिव डेफिनेशन, या फिर हम लोग बात करें अल्टरनेटिव डेफिनेशन से कंफ्यूज मत हो, मनी सप्लाई के मेजरमेंट कौन कौन से ये बताने हैं आपको। मनी सप्लाई के मेजरमेंट कौन कौन से या कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से, अब क्लियर हो जाएगा आपका आंसर। अब जल्दी से आंसर करके बता दो मुझे, मनी सप्लाई के मेजरमेंट कौन कौन से हैं। वेरी गुड वेरी गुड, यस 4 मेजरमेंट है, M1 M2 M3 और M4। मनी सप्लाई के 4 मेजरमेंट है मैम। फर्स्ट है M1। M1 में क्या इंक्लूड होता है बच्चा, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, ठीक है, सीसी का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक,
डिमांड डिपॉजिट विद अ कॉमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई। ठीक है, आरबीआई की अदर डिपॉजिट। अब ये जो क्वेश्चन होगा वो आपके 1 मार्क्स में ही आएगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ज्यादा बड़ा इसको तब कर देंगे जब इसको पूरी तरह से हमें एक्सप्लेन करना है ना। M1 नैरो मनी है, सबसे लिक्विड फॉर्म जो है हमारी मनी मेजरमेंट का M1 ही है मैम। अब M1 हम किस किस चीज को इंक्लूड करेगा, CC, यानी यहाँ पे बच्चा करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक है ना। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक में क्या होगा, नोट्स और कॉइन्स। इसमें क्या आ जाएगा, नोट्स प्लस कॉइन्स, नोट्स प्लस कॉइन्स आ जाएगा। डीडी में डिमांड डिपॉजिट, कॉमर्शियल बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है वो आ जाएगी बच्चा हमारे डीडी में, है ना, जिसमें हमारा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट हो जाएगा। और आरबीआई के अदर डिपॉजिट में जो फॉरेन कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज के जो बैंक, फॉरेन कंट्रीज के जो गवर्नमेंट है, अगर आरबीआई के जो पास डिपॉजिट करती है या फिर वहां के जो बैंक है, फॉरेन कंट्रीज के बैंक है, आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, तो वो अदर डिपॉजिट में आ जाएगा, है ना। इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कॉमर्शियल बैंक अगर आरबीआई को डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये अदर डिपॉजिट का पार्ट नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चा हमारा M2, दूसरा मेजरमेंट है M2। देखो जितने भी मेजरमेंट है ना, हर बार लिक्विडिटी की डेफिनेशन इनमें चेंज होती रहेगी मैम। M2 M1 से कम लिक्विड है, लेस लिक्विड फ्रॉम M1, है ना बच्चा। कैसे निकालते हैं, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद अ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। कैसे निकालते हैं, M1 में हमें इंक्लूड करना है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की सेविंग डिपॉजिट को। नेक्स्ट है बच्चा M3 में क्या क्या आ जाएगा। ओके, M3 को हम लोग ब्रॉड मनी कहते हैं और इकोनॉमी में सबसे ज्यादा जो सर्कुलेशन में जो मनी होती है, सबसे ज्यादा जो लोग यूज करते हैं बच्चा, वो M3 का ही मेजरमेंट यूज करते हैं। M3 में क्या आएगा इंक्लूड होके, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद अ बैंक। ठीक है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में बच्चा टाइम डिपॉजिट कह लो इसको या नेट डिपॉजिट कह लो। टाइम डिपॉजिट या नेट डिपॉजिट जो FD और RD है उसको इंक्लूड करती है ना। FD और RD है उसको इंक्लूड करती है। M4 में क्या आएगा, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की डिपॉजिट आ जाएगी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट। ओके, ये आ गया मैम। बट इसमें इंक्लूड नहीं करना है, क्या नहीं करना, NSE, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC, हाँ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इंक्लूड नहीं करना है ना बच्चा। M1 M2 M3 और M4, M1 M2 M3 और M4 हमने क्लियर कर दिया। क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को। तो यही सिंपल सा ही है मैम, मनी सप्लाई के कौन कौन से मेजरमेंट है ये हमने पढ़ लिया, है ना। क्लियर है, जल्दी से बता दो, थम्स अप कर दो फटाफट से कि मैम क्लियर है हमें। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के वेरियस फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन इतना इजी है, वैसे ये क्वेश्चन तो क्या, ये चैप्टर अपने आप में इतना इजी है ना कि अगर ये एग्जाम में आ जाते हैं ना, इसके 2 से 3 क्वेश्चन भी आ गए ना, बच्चों के तो मजे हैं। इतना अच्छा चैप्टर है ये। सेंट्रल बैंक के फंक्शन कौन कौन से, बहुत इजी है। और आई होप सो कि सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के फंक्शंस कौन कौन से। जल्दी से सोच लो, फिर हम लोग इसका आंसर करेंगे बच्चा। बिल्कुल। 30 सेकेंड है, आराम से सोचो, 1 मिनट है, आराम से सोचो एंड देन आपको क्या करना है, आंसर करना है बच्चा। सोच लिया। अब हम लोग सेंट्रल बैंक, पहली बात तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, आरबीआई के फंक्शंस के बारे में बात कर रहा है। हमारे इंडिया का तो सेंट्रल बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स कौन कौन से, फंक्शन का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स कौन कौन से। तो बच्चा फंक्शंस ऑफ आरबीआई आपके सामने, 1 सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको हाइड हो रखे होंगे। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है कि इशू करता है करेंसी। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि आरबीआई इशू करता है करेंसी। करेंसी इशू करता है कौन कौन सी, 2 रुपए का नोट इशू करता है, 5 रुपीज का नोट।
देखो 2 रुपीज का नोट इशू करता है, 5 रुपीज का नोट इशू करता है, 10 रुपीज, देन मैम 20 रुपीज का नोट इशू करता है, 50, एंड देन बच्चा 10, 20, 50 रुपीज का नोट इशू करता है, 100, 200 और 500 प्लस 1000 एंड 2000 का नोट इशू करता है। ये सब नोट इशू करने की इसके पास क्या है, यहाँ पे बच्चा मोनोपोली है, इसकी मोनोपोली होती है, यही इशू करता है इंडिया में। इसके अलावा जो 1 रुपीज का नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है बच्चा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, ठीक है, 1 रुपीज का नोट। वहीं जो कॉइन्स है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इशू करती है, कॉइन्स भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इशू करती है, बट इशू भले ही वो करे, बट सर्कुलेशन में लाने का काम कौन करेगा, आरबीआई करेगा, सर्कुलेशन में लाने का काम आरबीआई करता है, ठीक है। पहला फंक्शन क्लियर हुआ। दूसरा है बच्चा, दूसरा क्या काम करता है, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बैंकर का काम करता है। जैसे हम आम लोगों का जो बैंक होता है बच्चा कॉमर्शियल बैंक है, वैसे ही गवर्नमेंट का बैंक जो है वो क्या है, आरबीआई। अब गवर्नमेंट को किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजरी चाहिए तो वो क्या करता है, आरबीआई से लेता है। इसके अलावा आरबीआई गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स को मेंटेन करता है, उनको भाई गवर्नमेंट को अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो वो एडवाइस भी देता है आरबीआई। इसके अलावा जो लोन वगैरह है, जो फॉरेन लोन वगैरह है, उसका पैसा भी कहाँ आता है, आरबीआई के पास ही आता है, गवर्नमेंट अकाउंट में जाता है, बट वो है आरबीआई के पास, ठीक है। गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करके रखता है आरबीआई, और जो मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज जो बनती है गवर्नमेंट को, उसमें भी हेल्प करता है बच्चा आरबीआई, है ना। ये सब काम करता है बच्चा गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए जो एक्सचेंज वगैरह है, या गवर्नमेंट के लिए अगर गवर्नमेंट को कुछ सिक्योरिटी को सेल परचेज करना है तो वो भी कौन करेगा, आरबीआई ही करेगा। सेकंड फंक्शन हमने समझ लिया। थर्ड फंक्शन क्या है बच्चा, बैंकर्स बैंक, ठीक है। सभी बैंकों के ऊपर कौन सा बैंक है बच्चा, आरबीआई है। बैंकों को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो काम कौन करता है, मतलब उस टाइम हेल्प कौन करता है, आरबीआई करता है ना। इसके अलावा बच्चा फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है। मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है कि कब इन्फ्लेशन के टाइम हमें किस तरह से काम करना चाहिए, डिफ्लेशन के टाइम किस तरह से काम करना चाहिए, पूरा का पूरा मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन करेंसी को मैनेज करता है, फॉरेन करेंसी का कस्टोडियन है, फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन है, ये सारे काम करता है बच्चा। उसके अलावा ये सारे, अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है बैंक ऑफ इशू, यानी जितने भी नोट इशू करती हैं उन सब की जो मोनोपोली है बच्चा वो किसकी है, सिर्फ और सिर्फ करेंसी की मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट। 1 रुपीज का नोट और कॉइन कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना बच्चा। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका मेन, कि कंट्रोल ओवर द वॉल्यूम ऑफ अ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, ठीक है। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमी में बच्चा जो मनी सप्लाई है और क्रेडिट जो है वो कंट्रोल रहे, मनी सप्लाई का वॉल्यूम कंट्रोल रहे, ठीक है। द करेंसी इश्यूज बाय द सेंट्रल बैंक सर्कुलेट इन अ मनी एज अ लीगल टेंडर मनी, ठीक है। इसके अलावा बच्चा जो सर्कुलेट करता है, आरबीआई इशू करता है मनी को, वो क्या है, लीगल टेंडर मनी है ना। इसके अलावा जब इशू करता है तो वो क्या रखता है, अगेंस्ट में गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी भी रखता है, जो कि मिनिमम जो मेंटेन होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये सब चीजें होती है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट का बैंकर भी कौन है, आरबीआई है बच्चा, जो क्या करता है, गवर्नमेंट के सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे कामकाज देखता है फाइनेंस से रिलेटेड, है ना। जैसे सेंट्रल बैंक को अगर कोई बैंकिंग बिजनेस में या गवर्नमेंट को कोई भी चीज की जरूरत है तो वो देता है बच्चा कौन, आरबीआई ही करता है। गवर्नमेंट हैज द करंट अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक में करंट अकाउंट होता है। गवर्नमेंट के जो बच्चा एक्सेप्ट होती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट हो रही है, रिसीट एक्सेप्ट हो रही है, पेमेंट करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई, है ना। इसके अलावा जो पब्लिक डेट है उसको भी मैनेज करता है, ये सारे काम करता है गवर्नमेंट के लिए आरबीआई, है ना। बैंकर्स बैंक के क्या क्या परफॉर्म करता है बच्चा रोल यहाँ पे, या फिर किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, तो बैंकों के लिए आरबीआई क्या है, अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज देयर फंक्शनिंग एंड दिस ड्यूटी इज असाइंड टू द सेंट्रल बैंक, ठीक है। आरबीआई क्या करता है बच्चा, सारे बैंकों को रेगुलेट करना, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करना, उनको सुपरवाइज करना, ठीक है। उनकी जो है वो सही से फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ देखने का काम करता है। अब इसके वर्क को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, कस्टोडियन ऑफ अ कैश रिजर्व, कि हर
हर बैंक को कितना मिनिमम पोर्शन में अपना डिपॉजिट में से कितना जो है बच्चा रिजर्व एज अ रिजर्व करके रखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें भी डिसाइड करके देता है आरबीआई। या फिर टोटल डिपॉजिट में से आरबीआई के पास कितना पैसा रिजर्व होगा, है ना, बैंक कॉमर्शियल बैंक कितना पैसा रिजर्व करेगी आरबीआई के पास, ये भी डिसाइड करके रखते हैं। और है बच्चा लेंडर ऑफ अ लास्ट रिसोर्ट, अगर सारे जो कॉमर्शियल बैंक है उनको अगर कहीं से भी कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है, अगर वो लोग मार्केट में हर जगह से उनको पैसा नहीं मिल रहा, कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा, तो वो कहाँ आएंगे बच्चा, आरबीआई के पास आएंगे, और आरबीआई क्या देती है, उनको पैसा देती है। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई क्या करता है, क्लियरिंग हाउस का फंक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट करता है बच्चा, है ना, वो भी यहाँ पे परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ अ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। अब कंट्रोलर ऑफ अ मनी सप्लाई और क्रेडिट का जो फंक्शन है बच्चा, वो किस तरह से परफॉर्म करता है, तो इसके टू टूल्स है, क्वांटिटेटिव और बच्चा क्वालिटेटिव। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव बच्चा जो क्रेडिट की वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसमें बैंक रेट हो गई, हाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, हमारे सीआरआर हो गए, एसएलआर हो गए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का यूज करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन में मनी को कंट्रोल करता है ना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है बच्चा। क्वालिटेटिव में क्या करता है, डायरेक्शन देता है क्रेडिट को कि भाई इकोनॉमी में जो क्रेडिट का डायरेक्शन है वो किस तरह से होना चाहिए, जिसमें मॉरल सिचुएशन आ गया, मार्जिनल रिक्वायरमेंट आ गया, सेलेक्टिव क्रेडिट राशनिंग आ गया। ठीक है, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ये कस्टोडियन है कि भाई कंट्री को अगर कहीं से फॉरेन रिजर्व मिल रहा है तो उसको मेंटेन करने का जो काम है बच्चा, स्टेबिलिटी मेंटेन करने का जो काम है वो कौन देखता है, आरबीआई ही देखता है। तो आरबीआई इतने मेजर जो फंक्शंस है बच्चा वो परफॉर्म करता है। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है ना, जैसे जैसे कि आरबीआई बच्चा फैसिलेटर है सारे बैंक्स का, सारे बैंक्स को रूल्स और रेगुलेशन देखता है कि कोई भी बैंक पब्लिक के लिए कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई गलत प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा, है ना, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो हमने पढ़ा बच्चा कि आरबीआई के फंक्शंस कौन कौन से हैं और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस कौन कौन से, ये हमने पढ़ लिया। क्लियर हुआ सारे स्टूडेंट्स को, जल्दी से बता दो, क्लियर हो गया सारे स्टूडेंट को? सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वेरियस टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से टूल्स है जो कि क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए यूज में लेती है आरबीआई, बता दो फटाफट से, सोच लो और आंसर दे दो इसका। जल्दी से आंसर दे दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? हम्म, ओके ओके, तो सबने बता दिया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है मैम। ओके, तो दो मेजरमेंट है बच्चा मॉनेटरी पॉलिसी की, जो मेजरमेंट है जो कि गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है बच्चा, तो उसमें दो तरह के मेन टूल है जिनका यूज करती है। अब वो मेन टूल को कैसे कैटेगराइज किया है, एक है क्वालिटेटिव मेजरमेंट, क्वालिटेटिव मेथड, और एक है क्वांटिटेटिव मेथड, है ना, हाँ, जर्नल मेथड, क्वांटिटेटिव, अभी अभी जो पढ़ा था, अभी अभी जो पढ़ा था हमने। तो क्वालिटेटिव मेजरमेंट में डायरेक्शन को देखते हैं और क्वांटिटेटिव में देखते हैं कि एक्चुअल में आरबीआई किस तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में किस तरह से बच्चा यूज करेगी इन टूल्स को। तो सबसे पहले है मार्जिन रिक्वायरमेंट को फिक्स करती है, पहले क्वालिटेटिव पढ़ लेते हैं, देन हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव पे, है ना, क्लियर है? अब देखो क्वालिटेटिव में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट को फिक्स करती है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, अब देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट को सिंपल सा समझते हैं हम लोग गए बैंक में लोन लेने के लिए, मान लो कि हम लोग गए बैंक में लोन लेने के लिए, अब हमें 40 लाख का लोन लेना है ना, बट बैंक ने हमें सिर्फ 36 का ही लोन दिया। 4 लाख क्या करा, 4 लाख
अपने पास रख लिए, है ना। 4 लाख का हमें कुछ भी मेजरमेंट नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हमने लोन के लिए अप्लाई किया था 40 लाख के लिए, बट बैंक ने हमें सिर्फ 36 लाख का लोन दिया। अब मैम ये जो डिफरेंस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। अब अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है बच्चा, प्राइस जो है जनरल प्राइस बढ़ जाती है। जनरल प्राइस बढ़ने का रीजन है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई। इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन की कंडीशन में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देती है ना। यानी हम लोग जितना लोन के लिए अप्लाई करेंगे हमें कम लोन मिलता है। अब कम लोन मिलने के पीछे ये है कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होगी, और जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो उस कंडीशन में प्राइस लेवल जो है वापस धीरे 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 कम होता है, और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाता है ना। तो पहला है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम किया जाएगा। सेकंड है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, ठीक है। इसके अलावा जो कंज्यूमर का क्रेडिट का जो रेगुलेशन है वो फिक्स करती है गवर्नमेंट, देखती है कि कंज्यूमर किस बेसिस पे क्रेडिट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उन सबका रेगुलेशन बनाती है ना। क्रेडिट राशनिंग का प्रोसेस कर सकती है, मॉरल सिचुएशन दे सकती है कि बैंक को अगर लगता है कि आरबीआई को लगता है कि कोई भी बैंक है अगर वो रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहा है या फिर रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता है, तो गवर्नमेंट आरबीआई क्या कर सकती है, इंस्टेंटली इंस्पेक्शन कर सकती है। इसके अलावा उनको लेटर भेज के ये भी बता सकती है कि आप ये जो चीज है वो नहीं कर सकते, प्रैक्टिस में नहीं ला सकते, इससे लोगों को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का मोरल सुसेशन भी यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे डायरेक्टिव जो है उससे कंट्रोल कर सकती है आरबीआई। इसके अलावा बच्चा डायरेक्ट एक्शन भी ले सकती है, अगर आरबीआई को लगे कि कुछ बैंक बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं कस्टमर के साथ, तो उनके लिए डायरेक्ट पनिशमेंट वाला जो डायरेक्ट एक्शन है वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे मेजरमेंट तो हो गया मैम क्वालिटेटिव। अब बात करेंगे क्वांटिटेटिव, किसकी जो मेजर या जर्नल मेथड्स में आते हैं। पहला है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है बच्चा, जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, है ना, आरबीआई से जिस रेट पे लोन लिया जाता है, कॉमर्शियल बैंक जिस रेट से आरबीआई के पास से लोन लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। अच्छा, ये जो लोन होता है ना वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है, ये ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म लोन होता है, और इसी इसी बेसिस पे जो बिल है वो डिस्काउंट होते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को क्या करता है, सेल और परचेज करता है, मार्केट में सेल और परचेज करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या किया जाता है, सेल एंड परचेज किया जाता है। ओके मैम, सेल और परचेज होता कब कब है, अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है। देखो, अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो उस टाइम मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जाता है। अब मनी सप्लाई रिड्यूस होगी मतलब क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगी। अब मनी सप्लाई रिड्यूस कैसे होगा, मतलब इकोनॉमी से पैसा निकल रहा है, तो इकोनॉमी से पैसा निकलता है बच्चा जब आरबीआई क्या करती है, सेल करेगी। इन्फ्लेशन की कंडीशन में सेल करती है, और बच्चा डिफ्लेशन की कंडीशन में क्या होगा, परचेज करेगी, है ना। इन्फ्लेशन में सेल करती है। ओके, ऐसे ही सेम आरबीआई क्या कर सकती है, आरबीआई जो है बैंक रेट को बढ़ा और कम भी कर सकती है। आरबीआई बढ़ाती कब है, इन्फ्लेशन पे बढ़ाती है, जिससे कि कॉमर्शियल बैंक कम क्रेडिट लेंगे, और जब कॉमर्शियल बैंक कम क्रेडिट लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चा, उस कंडीशन में लोगों को भी कम क्रेडिट दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर। सीआरआर और एसएलआर देखो दो है यहाँ पे, ये दोनों रिजर्व रेशो। सीआरआर क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट में से कुछ जो डिपॉजिट है वो क्या करना पड़ता है, कुछ जो रिजर्व है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है बच्चा सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास। कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, कुछ रिजर्व जो है वो आरबीआई के पास मेंटेन करके रखेगा, इसको हम लोग कहेंगे सीआरआर। एसएलआर क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक अपनी टोटल डिपॉजिट में से खुद अपने पास क्या रखेगा, लिक्विड रिजर्व रखेगा। क्या रखेगा अपने पास, लिक्विड रिजर्व रखेगा बच्चा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज अ एसएलआर, है ना। अपने पास जो लिक्विड रिजर्व रख रहा है टोटल डिपॉजिट में से वो क्या हो गया, एसएलआर हो गया। और कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रिजर्व रख रहा है अपनी टोटल डिपॉजिट में से, उसको हम लोग सीआरआर कहेंगे, है ना। नेक्स्ट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो सकता है। अच्छा, इसमें रेपो रेट भी हो सकता है बच्चा। रेपो रेट क्या होता है, सेम
सेम बैंक रेट जैसे ही रेपो रेट होती है, बस वो क्या होता है, शॉर्ट रन के लिए होता है, शॉर्ट रन के लिए होता है ना, शॉर्ट रन के लिए रेपो रेट का यूज किया जाता है। ओके, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का भी यूज कर सकते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन में आरबीआई किस तरह से स्टेप्स लेती है बच्चा, ये हमने देखा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जल्दी से इसका आंसर बता दो। ओके, सो क्वेश्चन आई होप सो कि सबने समझ लिया होगा। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। अरे कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन बनाने हैं, ये तो बहुत इजी है मैम, ये तो हमारे सेंट्रल बैंक के फंक्शन से भी इजी है। क्या क्या फंक्शन है, बहुत इजी है। ठीक है, इसको समझते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। तो इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है प्राइमरी फंक्शन, सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या इंक्लूड होंगे, अरे भाई कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक का सबसे मेन फंक्शन क्या है कि ये लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और जिन लोगों को जरूरत होती है लोन की उनको क्या देता है, लोन देता है। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड गिव एडवांस टू दोज पब्लिक हु नीड इट, है ना। क्या देता है, लोगों को लोन देता है और लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ये दो मेन फंक्शन है। इसके अलावा क्रेडिट क्रिएशन करता है बच्चा, है ना, क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन। ये हो गए इसके प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस में क्या हो जाएंगे, जैसे कि हमारे लिए क्या करता है, चेक को क्लियर करता है, हमारे लिए शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, उनको परचेज और सेल करता है। हमारे लिए बच्चा मनी को ट्रांसफर करता है। इसके अलावा ट्रस्टी, एज अ ट्रस्टी वर्क करता है। हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव का वर्क करता है बच्चा, और बच्चा हमें लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है ना। और हमारे लिए मनी को एक्सेप्ट करता है, और हमारे बिहाफ पे मनी को यहाँ पे क्या करता है, पेड भी करता है बच्चा। ये सारे हो गए सेकेंडरी फंक्शन। इसके अलावा लॉकर की फैसिलिटी देता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटी देता है। जैसे हमारे लिए एलआईसी है, या किसी भी तरह का कोई पेमेंट है, वो करता है बच्चा बैंक, है ना। बस ये सारे ही हमारे फंक्शन से बच्चा। इसमें जैसे हमने पढ़े हैं दो फंक्शन, इसके अलावा जब आप लेक्चर देखोगे ना मेरा, जब आप वन शॉट देखोगे, उसमें हमने तीन फंक्शन पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, है ना। उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्राइमरी फंक्शंस में हमारे दो ही फंक्शन आएंगे, एक्सेप्ट डिपॉजिट और मेकिंग एडवांस। फिर हमारा सेकेंडरी फंक्शंस में जैसे कि ट्रांसफर ऑफ मनी आ गया, इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट आ गया सेकेंड फंक्शन में, है ना, सेकेंडरी फंक्शंस में। इसके अलावा हाँ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आ गया। और बच्चा टर्शरी और अदर फंक्शंस में हमारे ये सारे फंक्शंस आ जाएंगे, है ना। आप वहां जाके भी आराम से इजीली इनको देख सकते हो, हाँ, आराम से इजीली इनको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जरा देखें तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, डू यू कंसिडर अ कॉमर्शियल बैंक क्रिएटर ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी। क्या आपको लगता है कि कॉमर्शियल बैंक जो है वो मनी क्रिएटर है इकोनॉमी में। जल्दी से ये स्टेटमेंट को पढ़ो, एनालिसिस करो इसका। ठीक है, 10-20 सेकंड है आपके पास, आराम से इसको एनालिसिस करो एंड देन इसका आंसर दो बच्चा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अरे ओके, तो हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का आंसर आया है कि हाँ मैम, यस, यस, बहुत अच्छे, यस बच्चा। अगर हम बात करें कि मैम सेंट्रल बैंक तो हमारा क्या करता है, सिर्फ मनी को इशू करता है, बट इकोनॉमी में एक्चुअल में मनी को क्रिएट करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है ना। यस, कॉमर्शियल बैंक एक्ट एज अ क्रिएटर ऑफ अ मनी इन द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में मनी क्रिएट करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है।
द क्रिएशन ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ डिमांड डिपॉजिट। अब बच्चा ये किस तरह से बच्चा इकोनॉमी में प्रोसेस करता है, ये ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको समझना है तो इस वीडियो में भी हम लोग समझ लेंगे बच्चा, है ना। किस तरह से मनी क्रिएट करता है, तो सिंपल है कि डिमांड डिपॉजिट में जो इनिशियल, देखो किस तरह से क्रिएट करता है, जो इनिशियल डिपॉजिट हम लोग करेंगे, है ना, उसी के थ्रू वो क्या करता है, पूरा मनी क्रिएट करता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिमांड डिपॉजिट लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर क्रेडिट देन द इनिशियल डिपॉजिट। अब इसको आराम से समझो इस यहाँ पे कि किस तरह से किया जाता है बच्चा। अब देखो इसके लिए अपन को दो कंडीशन समझ के रखनी, दो अजम्पशन मान के रखनी है कि पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है बच्चा वो क्या है, वन बैंक है, ठीक है। ऑल बैंकिंग सिस्टम, ऑल बैंकिंग सिस्टम इज कॉल्ड बैंक। क्या कहेंगे हम लोग उसको, बैंक के नाम से जानेंगे। और जितना भी रिसीट और पेमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, बैंक के थ्रू होगा। ऑल रिसीट एंड पेमेंट थ्रू बैंक, ठीक है। सारा का सारा पेमेंट और रिसीट होगा बच्चा वो किसके थ्रू होगा, बैंक के थ्रू होगा। अब देखना है, मान लो कि ये है इनिशियल डिपॉजिट, है ना, सबसे पहला जो डिपॉजिट है। देन हमें यहाँ पे लेना है, हमें यहाँ पे लेना है वापस लोन, है ना। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा सीआरआर। सीआरआर है हमारा 10%, है ना, 10%। अब सपोज दैट कि हमारा इनिशियल डिपॉजिट है बच्चा 1000 का है ना। 1000 का इनिशियल डिपॉजिट है, यानी ए ने इनिशियल डिपॉजिट किया 1000 का, ठीक है। अब 1000 में से बैंक इस पूरे 1000 को एज अ लोन नहीं देगी, बल्कि इसका क्या करेगी, 10% अपने पास रखेगी और रिमेनिंग जो बचेगा उससे लोन दे देगी। अब 1000 का 10% कितना हो गया बच्चा, हमारा हो गया 100 रुपीज, है ना। तो बाकी के जो 900 रुपीज बचे हैं वो एज अ बी को क्या दे देगी, लोन दे देगी। अब बी ने क्या करा, बी के पास लोन आया तो बी ने वापस उस लोन को डिपॉजिट कर दिया बैंक में। ओके, बी ने वापस लोन डिपॉजिट कर दिया बैंक में। अब अगेन क्या करेगी, बैंक अपने पास 10% सीआरआर रखेगी, है ना। तो यहाँ पे 90 का सीआरआर है और यहाँ पे बच्चा 810 क्या होगा, लोन दे दिया जाएगा सी को। सी भी क्या करेगा, अगेन अपने पास क्या रखेगा, इनिशियल डिपॉजिट रखेगा, है ना, अपना बैंक में डिपॉजिट कर देगा। तो अगेन बैंक क्या करेगी, अपने पास रिमेनिंग जो अमाउंट है वो क्या करेगी, सीआरआर अपने पास रखेगी और रिमेनिंग अमाउंट से लोन दे देगी, है ना। जो भी रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो यहाँ जाएगा। अब मैम ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि टोटल मनी क्रिएशन नहीं हो जाता, हमें पता नहीं चल जाता कि टोटल मनी क्रिएशन कितना हुआ। अब टोटल मनी क्रिएशन कैसे पता चलेगा कितना हुआ है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1 में LRR। तो 1 में LRR, तो ये CRR ही हम लोग LRR रहेंगे यहाँ पे, है ना। 1 में 10 मल्टीप्लाई 100, तो बच्चा इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा, 10 टाइम्स आ गया, 10 टाइम्स आ गया, ठीक है। अब टोटल मनी क्रिएशन, टोटल क्रिएशन कितना हुआ, सिंपल है मैम, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा हमारा मनी मल्टीप्लायर, है ना। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना है, 1000 का इनिशियल डिपॉजिट है, 1000 का इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर कितना निकला है 10, है ना, 10। तो टोटल मनी क्रिएशन कितना हो रहा है इकोनॉमी में, टोटल मनी क्रिएशन हो जाएगा बच्चा आपका 10,000 का टोटल मनी क्रिएशन हो जाएगा, है ना। इनिशियल डिपॉजिट हुआ 1000 का, बट टोटल मनी क्रिएशन कितना हो गया बच्चा, 10,000 का मनी क्रिएशन हो गया। तो बच्चा ये हमने देखा कि किस तरह से बैंक इनिशियल डिपॉजिट से किस तरह से मनी क्रिएट करती है इकोनॉमी में, ये हमने देखा, ठीक है। यस, इकोनॉमी में बच्चा मनी क्रिएटर करने का काम कौन करता है बच्चा, कॉमर्शियल बैंक ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हाट रोल ऑफ आरबीआई इज नोन एज अ लेंडर ऑफ अ लास्ट रिसोर्ट। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जल्दी से आंसर दे दो इसको। लेंडर ऑफ अ लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या है, लेंडर ऑफ अ लास्ट रिसोर्ट, तो लेंडर ऑफ अ लास्ट रिसोर्ट का जो काम था वो कौन सा, किस में, कौन से वर्क में आता था बच्चा, बैंकर्स टू द बैंक, है ना। अब इसमें क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक है, अगर वो
अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, भाई कॉमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए, बट कॉमर्शियल बैंक फेल हो जाता है, कॉमर्शियल बैंक को किसी से ही पैसा नहीं मिलता है, फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द अदर सोर्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में लास्ट कौन बचता है? आरबीआई बचता है। तो कॉमर्शियल बैंक किसके पास जाता है? आरबीआई के पास जाता है। और आरबीआई क्या करता है? लोन और एडवांस देता है बच्चा यहाँ पे किसको? कॉमर्शियल बैंक को। इसीलिए कहा जाता है कि आरबीआई सिंपली कहता है बैंकों को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि अगर आपको कहीं से भी कोई पैसा नहीं मिले, अगर इकोनॉमी में किसी भी मार्केट से आपको पैसा नहीं मिले, तो आप मेरे पास आना। ठीक है, तो बच्चा लेंडर ऑफ अ लास्ट रिसोर्ट का वर्क यहाँ पे परफॉर्म करता है। If commercial bank have a insufficient reserve to meet any financial obligation, then in order to avoid financial panic, there must be guarantee that bank can get cash if they really need it. ठीक है, बैंक ने, आरबीआई ने ये कहा गया है कि अगर इनसफिशिएंट रिजर्व है कॉमर्शियल बैंक के पास और कॉमर्शियल बैंक अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पा रहे, ठीक है, अब जो फाइनेंशियल पैनिक है उनको अवॉइड करने के लिए, भाई जो टेंशन हो रखी है उनको अवॉइड करने के लिए आरबीआई गारंटी देता है कि आपकी हेल्प हम करेंगे, हम आपको पैसा देंगे। सेंट्रल बैंक इज द ओनली इंस्टीट्यूशन दैट परफॉर्म द रोल ऑफ अ लेंडर ऑफ अ रिसोर्ट। और बच्चा सिर्फ आरबीआई ऐसा है जो ये वाला रोल परफॉर्म करता है, क्योंकि आरबीआई बच्चा लोगों के लिए, पब्लिक के लिए वेलफेयर का काम करता है, ना कि प्रॉफिट जनरेशन का काम। ठीक है, सो बच्चा इस सेशन में हमने पढ़ा मनी और बैंकिंग के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा हो, है ना। और अगर आप 11th और 12th में हो और 11th और 12th के साथ सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हो या फिर बीकॉम, बीबीए, बीसीए, सीए और सीएस की तैयारी करना चाहते हो, तो फटाफट से जाके क्या करना है? कॉमर्स अड्डा को सब्सक्राइब करना है बच्चा। इसके अलावा अगर आप 12th में हो और 12th के साथ साथ सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हो, तो बच्चा हमारा डेल्टा बैच निकला हुआ है और डेल्टा बैच में आप आराम से जाके तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा बच्चा हमारा एक और चैनल है अड्डा 24/7 सीयूईटी, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो कि किस तरह से सीयूईटी की तैयारी हमारी कराई जा रही है। ठीक है, अगर आप डेल्टा बैच में इनरोल होना चाहते हो तो इसके लिए कोड यूज करना है बच्चा आपको Y490, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट है 17%, है ना। अगर सेशन अच्छा लगा है तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू यू ऑल, बाय बच्चों पार्टी, बाय 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 टू यू ऑल, बाय बच्चों, बाय।